तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो जिस मूवी को हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और उस मूवी का नाम है वेनिशिंग टाइम द बॉय हु रिटर्न्ड। क्या हो अगर हमारे आसपास का समय पूरी तरह से रुक जाए और हम एक लौते ऐसे हों जिस पर समय रुकने का असर ही ना हो, तो हम क्या करेंगे। ये कहानी एक ऐसे ही लड़के की है। देखते हैं उसने इस समय रुकने के बाद क्या किया। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक डॉक्टर को एक बच्ची का इंटरव्यू लेते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम है सूरिन। वो लड़की बहुत नर्वस थी। डॉक्टर कैमरा चालू करती है और उससे कहती है तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम मुझे अपनी कहानी शुरू से सुनाओ। सूरिन बताती है कुछ साल पहले उसकी माँ ने डोक्यू नाम के एक आदमी से शादी की थी। शादी के कुछ समय बाद ही उसकी माँ गुजर गई, जिसके बाद मैं अपने स्टेप फादर के साथ ही रहने लगी थी। जिसके बाद डोक्यू का ट्रांसफर हो गया हेवानो आइलैंड पर, जहाँ मुझे कंस्ट्रक्शंस की नई साइड मिली थी जो शहर से काफी दूर था। उसकी माँ के मरने के बाद वो बहुत उदास रहने लगी थी और ना ही ज्यादा किसी से बात करती थी, जो उसके स्टेप फादर को भी अच्छा नहीं लगता था। हेवानो आइलैंड जाने के बाद उसका एडमिशन वहीं के एक स्कूल में हो गया। वहाँ पर उसके जैसे काफी बच्चे थे, लेकिन फिर भी वो किसी से भी दोस्ती नहीं करती थी और उसे अकेला रहना ही पसंद था। उसके स्टेप फादर टनल कंस्ट्रक्शन साइट के हेड थे, इसलिए उन्हें अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता था। टनल में ब्लास्ट के कारण बाहर किसी के भी इंसान को वहाँ आना मना था। एक रात सूरी अपने मोबाइल में एक ब्लॉग पढ़ती है जिसमें वार्म होल के बारे में लिखा हुआ था। जब से उसकी माँ की मौत हुई थी वो अपनी माँ से मिलने के लिए विचक्राफ्ट, वार्म होल, टाइम ट्रैवल इन टॉपिक्स पर रिसर्च करने लगी थी। वो इंटरनेट पर भी इन टॉपिक्स के बारे में लोगों से पूछती रहती थी। स्कूल में भी अपने कंप्यूटर पर यही सब रिसर्च किया करती थी, जिसके कारण एक दिन वो अपने स्कूल में अपना कंप्यूटर लॉग ऑफ करना भूल जाती है, जिसे देखकर उसके क्लास के बच्चे उसका कमेंट पढ़कर उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। और एक दिन स्कूल से लौटने पर उसे सुंगमिन नाम का एक लड़का मिलता है जो एक अनाथ आश्रम में रहता है। सुंगमिन सूरिन को अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सूरिन बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन लंच के टाइम सुमिन सूरिन से मिलता है। वो उसे बताता है कि उसने उसका ब्लॉग पढ़ा जो उसे बहुत पसंद आया। मुझे पूरा यकीन है हम वार्म होल की मदद से दूसरे डायमेंशन में जा सकते हैं और दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल सकते हैं, लेकिन सूरिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती है। सूरिन जब घर जा रही होती है तब सुमिन उसका पीछा करता है, जो देखकर सूरिन उससे पूछती है वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पर वो कहता है जैसा तुम सोचती हो मेरी भी सोच वैसी ही है, मुझे तुम्हारे ब्लॉग्स पर पूरा भरोसा है। जिसके बाद दोनों काफी बातें करने लगते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब वो दोनों आत्माओं से बात करने के लिए विचक्राफ्ट का यूज करते हैं और एक पेपर पर अपनी विश लिखकर घर के बाहर आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद पेपर देखने पर उसमें कोई जवाब नहीं होता है। मीन्स कि उनके विचक्राफ्ट कुछ असर नहीं हुआ था। सूरिन ने पेपर में अपनी माँ से मिलने का विश मांगा था और सुंगमिन ने बड़ा होकर करोड़पति बनने का। सुंगमिन का पेपर देखने पर सूरिन बहुत हंसती है। वो दोनों अब पूरे शहर में ऐसा घर ढूंढने लगते हैं जिसमें घोस्ट रहते हैं। ऐसे ही संगमिन सूरिन को जंगल के बीचों बीच एक घर के बारे में बताता है जहाँ घोस्ट हो सकते थे, लेकिन वहाँ उन्हें बहुत अच्छा लगता है और वो दोनों वहाँ बहुत खेलने लगते हैं और अच्छा समय बिताते हैं। सूरिन संगमिन को धीरे धीरे पसंद करने लगी थी, इसलिए वो उसे किस कर देती है, जो देखकर संगमिन पूरी तरह शॉक हो जाता है। अगले दिन सूरिन देखती है संगमिन और उसके 3 दोस्त टनल में धमाका देखने का प्लान बना रहे थे। संगमिन सूरिन को भी उसके साथ चलने को कहता है, मगर उसके दोस्त मना कर देते हैं क्योंकि सूरिन के फादर उसी टनल में काम करते हैं। सूरिन कहती है वो मेरे फादर नहीं है, फिर भी वो लोग मना करते हैं क्योंकि वो लोग किसी भी लड़की को अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन संगमिन के रिक्वेस्ट करने पर मान जाते हैं और टनल की ओर निकल पड़ते हैं। बीच रास्ते में एक लड़का डर कर वापस लौट जाता है, लेकिन जिसके बाद ये चारों टनल की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुछ देर चलने के बाद ये लोग टनल के पास पहुंच जाते हैं जहाँ आज कोई भी धमाका नहीं हुआ था, और ये सब देखकर वो लोग निराश हो जाते हैं और वहाँ से वापस लौटने का फैसला करते हैं और जंगल के रास्ते वापस लौटने लगते हैं। तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे गुफा नजर आती है और ये चारों गुफा के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं और एक एक करके वो अंदर जाते हैं। गुफा के अंदर एक तालाब था और यहाँ उन्हें पानी के अंदर एक चमकती हुई चीज नजर आती है, जो देखकर इन्हें लगता है ये कोई कीमती पत्थर है। इसलिए संगमिन पानी के अंदर जाकर उस पत्थर को निकाल लेता है और उस पत्थर को उठाते ही उसकी चमक खत्म हो जाती है और गुफा में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। जिसके बाद चारों किसी तरह पत्थर को लेकर गुफा से बाहर निकलते हैं और बाहर आने पर वो देखते हैं वो पत्थर किसी अंडे जैसा था, जिसे उन्हें लगता है ये शायद किसी जानवर का अंडा है। जिस पर उनका एक दोस्त शॉन कहता है ये कोई जादुई अंडा है। वो बताता है कि उसके ग्रैंडफादर कहते थे किसी जंगल में एक जादुई अंडा है जो किसी गुफा के अंदर है। वो फुल मून के दिन ही दिखाई देता है और आज फुल मून भी है, इसका मतलब मेरे ग्रैंडपा सही थे। और ये सब सुनने के बाद बैन कहता है ये सिर्फ कहानियां और किस्से हैं, क्योंकि बैन ये सब बातों पर विश्वास नहीं करता था
और फिर सूरिन पूछती है कि इस जादुई अंडे से क्या होता है, और फिर शॉन कहता है ग्रैंडपा कहते थे कि इस अंडे से बूढ़े लोग जवान हो जाते हैं और जवान लोग बूढ़े, मगर ये कैसे करते हैं ये मुझे नहीं पता। तभी सूरिन देखती है उसका हेयरपिन गुफा के अंदर ही कहीं गिर गया है। वो हेयरपिन उसका फेवरेट था, इसलिए वो अपना हेयरपिन लेने गुफा के अंदर जाती है। जैसे ही वो अपना हेयरपिन लेकर वापस आने लगती है तभी बहुत जोर का भूकंप आता है। वो जैसे तैसे खुद को बचाकर गुफा से बाहर निकलती है और सूरिन को ऐसा लगता है कि वो लोग उसे यहीं छोड़कर भाग गए। सूरिन को वापस जाने का रास्ता नहीं मालूम था, इसलिए वो रात भर रोते हुए जंगल में भटकते रहती है। अगले दिन हमें पता चलता है कि उन 4 बच्चों में से कोई भी घर वापस नहीं लौटा था। वो 5वां बच्चा सबको बताता है कि वो सारे लोग जंगल में गए थे और अब पुलिस उन 4 बच्चों को जंगल में ढूंढने लगती है, जहां उन्हें सूरिन बेहोश की हालत में मिलती है। बाकी सब बच्चे के परिवार वाले बहुत परेशान थे कि उनके बच्चों के साथ क्या हुआ होगा, वो कहाँ गायब हो गए हैं। इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर किम कर रहे होते हैं। वो सूरिन को होश आने पर उसे बाकी बच्चों के बारे में पूछते हैं। सूरिन उन्हें कल की सारी घटना के बारे में बताती है, लेकिन उनको सूरिन की इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि ये सब बात उन लोगों के लिए किसी फिक्शन स्टोरी से कम नहीं थी। जिसके बाद सूरिन ऑफिसर्स को उस जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर वो गुफा थी, लेकिन अब यहाँ सब कुछ बदल चुका था। अब वहाँ कोई भी गुफा नहीं होती। उन बच्चों के परिवार वाले अब सूरिन पर ही शक करने लगे थे कि उसने ही उन बच्चों के साथ कुछ किया होगा। तभी एक ऑफिसर को कॉल आता है कि उन 4 बच्चों में से एक बच्चे बैन की लाश मिली है और फिर पुलिस को लगता है कि ये शायद किडनैपिंग का मामला हो सकता है, मगर ऐसा कोई फिरौती का कॉल आया ही नहीं था, जिसकी वजह से ये किडनैपिंग का मामला नहीं था। अगले दिन सूरिन को लगता है कि शायद संगमिन उसके घर पर आया होगा। तभी वो जंगल में किसी को जाते हुए देखती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद वो संगमिन है, इसलिए वो उसका पीछा करने लगती है। जंगल में उसे एक आदमी मिलता है जो देखने में कोई क्रिमिनल लग रहा था, मगर वो आदमी सूरिन को बताता है कि वो संगमिन है, लेकिन सूरिन उसकी बात पर भरोसा नहीं करती है और वो उससे डरकर भाग जाती है। जहाँ उसके फादर उसे देख लेते हैं, सूरिन उन्हें बताती है जंगल में एक आदमी उसे पकड़ने आया था। पुलिस वाले वहाँ आकर उस जंगल में उस आदमी को तलाश करने लगते हैं। वहाँ उन्हें एक डायरी मिलती है जिस पर सूरिन का नाम लिखा हुआ था, इसलिए वो डायरी पुलिस वाले सूरिन के डैड को दे देते हैं। सूरिन देखती है ये डायरी सच में संगमिन की ही थी। सूरिन उस डायरी को पढ़ना शुरू करती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उस दिन जब वो गुफा के अंदर अपना पिन लेने गई थी, तब बाहर वो तीनों जानना चाहते थे कि वो किसी जानवर का अंडा है, इसलिए संगमिन उस अंडे को फोड़ देता है। अंडा फूटते ही सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। संगमिन सूरिन को देखने गुफा में भी जाता है, लेकिन वो देखता है कि सूरिन और वहाँ की सभी चीजें अपनी जगह से फ्रीज हो गई है और बाहर आने पर वो देखता है परिंदे, इंसान, जानवर, हर चीज अपनी जगह पर रुक गए हैं, मानो समय उसके लिए रुक गया हो। सिर्फ ये तीनों के लिए समय चल रहा होता है। ये जानने के बाद तीनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि ये जो चाहते थे वो कर सकते थे, इन्हें कोई भी रोकने वाला नहीं था। तीनों कुछ समय तक बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन धीरे धीरे अकेलेपन की वजह से इन्हें बोर होने लगता है। कुछ दिनों बाद बैन को सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगती है, क्योंकि उसे अस्थमा था और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो जाती है और वो भी सभी की तरह फ्रीज हो जाता है। और ये देखकर दोनों बहुत रोते हैं। जिसके बाद वो दोनों बैन की बॉडी को गड्ढा खोदकर उसमें डाल देते हैं। इसके बाद बहुत समय गुजर जाता है और ये दोनों बड़े हो जाते हैं। मीन्स की दुनिया का समय रुके हुए कई साल बीत गए हैं, लेकिन अभी भी पूरी दुनिया उसी तरह फ्रीज है। एक दिन संगमिन को याद आता है कि उसके ग्रैंडपा ने कहा था कि जब हम बड़े हो जाएंगे तब सब कुछ वापस वैसा ही हो जाएगा, और अब ये बड़े हो चुके हैं। मीन्स की जल्दी सब कुछ पहले जैसा होने वाला है। ये जानकर उन दोनों को बहुत खुशी होती है, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी कुछ सही नहीं होता है। संगमिन ऐसी जिंदगी से बहुत परेशान हो गया था, इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन में चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। शॉन भी ये सब देखकर निराश हो जाता है। उसे भी लगने लगा था कि शायद ये सब कभी अब सही नहीं होगा। कुछ समय बाद जब संगमिन की आंख खुलती है, वो देखता है कि आसमान में चांद अपना शेप बदल रहा है और ना ही आसमान में कोई परिंदा है। और ये बताने के लिए वो शॉन को ढूंढने लगता है, मगर शॉन उसे कहीं नहीं मिलता। वो उसे ढूंढते हुए समुद्र के पास चला जाता है। तब उसे पता चलता है कि शॉन ने समुद्र में कूदकर खुदकुशी कर ली है, जो देखकर वो पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि इन सब का जिम्मेदार वो ही है, क्योंकि उसने ही अंडा फोड़ा था। और इन सब से संगमिन को बहुत गिल्ट फील होने लगता है, इसलिए वो भी डिसाइड करता है कि वो भी पानी में कूदकर खुदकुशी कर लेगा, और वो पानी में फिर कूद जाता है। लेकिन कुछ ही समय में समुद्र की लहरें चलने लगती है। कुछ समय बाद जब संगमिन को होश आता है तो उसे बहुत सारी आवाजें एक साथ सुनाई देने लगती है, जो उसके कानों में गूंज रही थी। अब वो देखता है कि समय पहले जैसा नॉर्मल हो गया है। और अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां हम सूरिन को देखते हैं कि वो डायरी पढ़ रही थी।
अब उसे भरोसा हो जाता है कि आदमी जो जंगल में था वो संगमीन ही था। सूरिन उससे मिलने जंगल के उस घर में जाती है जहाँ संगमीन रहता था। वहाँ उसे संगमीन मिल जाता है। सूरिन उसकी डायरी उसे वापस करती है और अब यहाँ वो दोनों बहुत रोते हैं। और दूसरी तरफ पुलिस संगमीन को किडनैपर समझकर उसे ढूंढ रही थी। अब सूरिन संगमीन को पहले जैसा करने के लिए हमेशा उसके साथ रहती है ताकि वो नॉर्मल हो सके। इतना साल अकेला रहने के कारण उसकी दिमागी हालत पूरी तरह खराब हो गई थी। अब उसे दुनिया का हलचल की आदत नहीं थी। धीरे धीरे समय गुजरता है। सूरिन संगमीन को बहुत ख्याल रखती है। ज्यादा से ज्यादा समय संगमीन के साथ ही गुजारती है। एक दिन सूरिन संगमीन के उस पांचवें दोस्त को बताती है कि संगमीन जिंदा है और वो तुमसे मिलना चाहता है, मगर वो उसकी बात नहीं मानता है क्योंकि उसको उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं होता है। और अपने घर पर सूरिन की शिकायत कर देता है, जिस पर उसकी फैमिली वाले सूरिन के डैड पर बहुत गुस्सा करते हैं कि वो अपनी बेटी को उनके बच्चों से दूर रखे। और ये सब बात सुनने के बाद उसके फादर उसे कमरे में बंद कर देते हैं ताकि वो घर से बाहर ना निकल सके। दूसरी तरफ संगमीन अपने ऑर्फनेज में जाकर उस टीचर से सारी बात बताता है, मगर उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता है। और यहाँ पर सूरिन के डैड उसका मोबाइल चेक करते हैं जिसमें उन्हें जंगल के घर की फोटो मिलती है जिसमें संगमीन भी था। संगमीन ऑर्फनेज से आकर सूरिन से मिलता है, जहाँ सूरिन रोते हुए उसे गले लगाकर कहती है कि यहाँ पर मेरा कोई यकीन नहीं कर रहा है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलकर समुद्र के किनारे आ जाते हैं। सूरिन संगमीन से कहती है कि हम वापस उस गुफा में जाएंगे और वो अंडा लेकर सबको दिखाएंगे, तब जाकर हम पर लोग भरोसा करेंगे। जो सुनकर संगमीन सूरिन को चिल्लाते हुए कहता है, मैंने पहले ही सब कुछ खो दिया है और मैं अब तुम्हें दोबारा नहीं खोना चाहता। और अब ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ इन्हें कोई नहीं जानता हो। संगमीन और सूरिन उस जंगल वाले घर में जाकर अपना सामान लेकर वहाँ से निकलने वाले ही थे, तभी सूरिन के डैड आकर संगमीन पर हमला कर देते हैं और उसे गिरा देते हैं और सूरिन को वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन सूरिन उनसे अपना हाथ छुड़ा लेती है। यहाँ पर संगमीन और सूरिन के डैड के बीच में लड़ाई होने लगती है। संगमीन उसके डैड को हरा देता है और सूरिन के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब ये दोनों शहर छोड़ने वाले थे, मगर पुलिस को इन लोगों की तलाश थी। न्यूज़ पर भी इन लोगों के बारे में ही बताया जा रहा था। कुछ देर बाद पुलिस वाले इन लोगों को देख लेते हैं और इनको पकड़ने के लिए इनका पीछा करते हैं। ये एक जगह जाकर छुप जाते हैं, मगर उन्हें पता था कि ये लोग ज्यादा दूर तक पुलिस से बच नहीं पाएंगे। इसलिए सूरिन संगमीन से कहती है कि तुम निकल जाओ, मैं तुम्हें गुफा के पास मिलूंगी। जिसके बाद सूरिन खुद को सरेंडर कर देती है और संगमीन वहाँ से बचकर भाग जाता है। रात में सूरिन पुलिस को डिस्ट्रैक्ट करके वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है। आज फुल मून का दिन था। वो तुरंत गुफा की ओर जाकर उस अंडे को बाहर निकालती है। दूसरी तरफ पुलिस वाले भी उसका पीछा करते हुए उस जंगल में आ गए थे। संगमीन भी गुफा के पास पहुँच जाता है। सूरिन कहती है कि हम इस अंडे को सबके सामने फोड़ेंगे ताकि सबको सच्चाई पता चल सके, मगर संगमीन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। वो सूरिन से कहता है कि पुलिस मुझे किडनैपर समझ रही है। उन्हें लगता है कि मैंने इन बच्चों के साथ कुछ गलत किया है, इसलिए मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा, जिससे तुमको मेरी वजह से ये सब सहना नहीं पड़ेगा। और वहाँ पर पुलिस वाले भी पहुँच जाते हैं और ये संगमीन को गन पॉइंट पर लेकर सूरिन से सही सलामत उन्हें लौटाने को कहते हैं। सूरिन रोते हुए उनको समझाती है कि इसको गोली मत मारना, एक बार हमारी बात सुन लो। तभी एक ऑफिसर पीछे से आकर संगमीन को पकड़ लेता है और हाथापाई में सूरिन पहाड़ से गिरने लगती है। तभी एक ऑफिसर पकड़ लेता है और उस कारण वो भी पहाड़ से नीचे लटक जाता है। संगमीन पहाड़ से उतरकर उनको बचाने जाता है, मगर उसका हाथ वहाँ तक नहीं पहुँचता। ऑफिसर का हाथ पत्थर से छूट जाता है और वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि समय फिर से फ्रीज हो गया, मतलब संगमीन ने फिर से उस अंडे को फोड़ दिया। जब सूरिन की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो और उस ऑफिसर समुद्र के किनारे सही सलामत पड़े हैं। और अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ सूरिन ये कहानी उस डॉक्टर को बता रही थी, जिस पर वो डॉक्टर उसे कहता है तुम्हारी कहानी बहुत दिलचस्प है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है वो सिर्फ तुम ही जानती हो। सूरिन कहती है मुझे पता है मेरी बात पर कोई भी भरोसा नहीं करेगा। जिसके बाद सूरिन के फादर उसे उस शहर से कहीं दूर ले जा रहे होते हैं ताकि इसकी तबीयत ठीक हो सके। याच में इसे एक आदमी दिखता है जो संगमीन जैसा ही दिख रहा था। वो उसके पीछे जाती है और वहाँ सच में संगमीन ही था, जिसने अपनी आधी जिंदगी गुजार दी थी उसने सूरिन को बचाने के लिए। फिर से अंडा फोड़ दिया था, जिसके बाद सबके लिए एक बार फिर से समय रुक गया था। उसने सूरिन की जान बचाने के लिए अपनी आधी जिंदगी तन्हाई में गुजार दी और दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं और ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि समय बहुत कीमती होता है और ये किसी के लिए नहीं रुकता है। और इस कहानी में मुझे संगमीन के लिए बहुत दुख हुआ। उसने अपने प्यार को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।